आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, मिरर में क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी ने क्लास 10th में ये जरूर पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद सबको शायद रह ही जाता है, मगर फिर भी बात करते हैं हम लोग क्या है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, देखा जाए रिफ्लेक्शन का टोटल 2 लॉ होता है ना। देयर इज क्या, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख सकते हैं एक बात कि देयर इज 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 नियम होता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, कौन कौन सा उसको बारी बारी से देखते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि ये अपना एक प्लेन मिरर है, मान लिया जाए इस प्लेन मिरर को हमने ऐसे रखा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रखने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो मिरर है उस मिरर को मैंने क्या किया है, ऐसे मिरर में इस तरीके से सामने चेहरा देखते हैं। ठीक है, लेकिन मिरर को क्या किए हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रख दिए। ये सिंबल किसका है, सिल्वर्ड फेस का ना। इस तरीके से पीछे से क्या किया गया, सिल्वर्ड किया गया है। ठीक, अब एक चीज, इस मिरर पर एक हम ये रे इस तरीके से डाल रहे हैं सीधा। ये जो रे आया इस मिरर के ऊपर, ये रे है मेरा क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। ये मिरर कौन सा है मेरा, ये रे कौन सा है मेरा, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जहां पर आकर गिरेगा मिरर के ऊपर, जहां भी आकर के गिरेगा इंसिडेंट रे, वहां पर हमको क्या करना है, इस मिरर के ऊपर सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डालना है। मिरर के ऊपर क्या करना है, एक सबसे पहले परपेंडिकुलर डालना है। और जानते हैं हम इसका नाम, हम लोग इस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल ना। तो ये जो इंसिडेंट रे है जहां पर आकर के मिरर को स्ट्राइक करेगा, उसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यही जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है, यही मेरा क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। ठीक, टकराया। अब यहां से टकराने के बाद हम लोग जानते हैं, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गया, इधर रिबाउंस करेगा। जैसे कि अगर कोई छोटा सा वो स्पंज वाला बॉल है, अगर उसी को हम लोग इस तरीके से मारे तो ये टकराएगा, टकरा के क्या होगा, इधर भागेगा ना। उसी तरीके से लाइट भी टकरा के इस तरीके से ऐसे रिबाउंस करता है। ठीक है, रिबाउंस करता है। तो यहाँ से टकराया, टकरा के उधर ऐसे चला गया। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। और ये जो गया है टकराने के बाद उधर जो लौटा रे, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। नहीं, अच्छा, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाता है, जो ये एंगल बनाता है, एंगल आई, इसका नाम सबको मालूम है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोले, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना। अच्छा, ठीक। उसके बाद इसी नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है, जो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है इस नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जो फर्स्ट लॉ है ना, जो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है उसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हाँ, ये लिखने के बाद ये फिगर बना करके यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R, ये दोनों मेरा बराबर होता है। क्या कहता है ये? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, यानी कि क्या लिखा हुआ है? दैट इज, यानी कि क्या लिखा हुआ है कि एंगल I जो होगा वो मेरा बराबर होगा किसके? एंगल R के। एंगल I बराबर एंगल R। ठीक, यही चीज़ तो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। बस हो गया, एकदम कितना सिंपल है ये। ठीक है, ये प्लेन मिरर में हम लोग इस तरीके से रे डायग्राम खींच करके दिखाए हैं। अभी थोड़ी देर में कनकेव और कन्वेक्स के लिए भी दिखा देंगे। खैर ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक है मेरा क्या? सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि जो ये मेरा इंसिडेंट रे है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाए करता है। एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाए कर रहा है, एक ही प्लेन में है, यानी कि एक ही क्या है? सतह में होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर से डालते हैं, ऐसे देखें तो हमको ये सब एक लाइन से ऐसे दिखेगा, जैसे ये 3 उंगली की तरह। इसको समझना है, ये 3 उंगली है इस तरीके से। अच्छा, ये तीनों एक ही सतह में है एकदम ना, ऐसे करके दिख रहा होगा। ये क्या है? तीनों का तीनों एक ही सतह में है, एक से दूसरा ढक जाना चाहिए ना। अगर यहाँ पर हम ऐसे करके तीर अगर मारेंगे तो ये तीर इसमें भी घुसेगा, उसके बाद इसमें भी घुसेगा और इसमें भी घुसेगा, आर पार निकल जाएगा ना। अच्छा, एक ही एकदम प्लेन में होना चाहिए, एक ही सतह में होना चाहिए। जैसा प्लेन कैसा हो सकता है? प्लेन मेरा यहाँ से अगर ऐसे करके ड्रॉ करे तो इधर x एक्सिस है, इधर अगर y एक्सिस है, तो ये x y एक क्या हो गया? प्लेन हो गया। ये मेरा क्या है? x और y का एक मेरा क्या है? प्लेन है। ऐसा भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या है? एक ही प्लेन में है, x और y इसी प्लेन में, इसी सतह पर है, ठहरा हुआ है, इसी वाइट बोर्ड के ऊपर जो प्लेन है इसी पर। ऐसा नहीं कि YZ में चला जाएगा ना, ऐसा नहीं, इधर 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 नहीं, बस एकदम सब एकदम एक लाइन से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट lie on same plane ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सब कहाँ लाई करना चाहिए? सेम प्लेन में, यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही सतह में होना चाहिए। ये तो हो गया मेरा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर चाहें तो इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग अब एक और काम करने वाले हैं कि प्लेन मिरर में तो दिखला दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है इसी तरीके का। ऐसा ही रे डायग्राम अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए भी खींच करके दिखलाते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और कनकेव और कन्वेक्स के लिए सेम ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हम लोग समझते हैं आगे। हाँ, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम लोग किए तो उसमें जो रे डायग्राम खींचे थे तो वो तो एक प्लेन मिरर में खींचे थे, तो उसी तरीके का रे डायग्राम अगर हमको कनकेव मिरर में खींचना हो तो किस तरीके से खींचेंगे या फिर कन्वेक्स में कैसे खींचेंगे, सिर्फ वही दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर ना, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में हम लोग बारी बारी से अभी रे डायग्राम को खींच करके दिखलाएंगे। ठीक है, देखा जाए
तो पहले हम खींच रहे हैं किस में, कॉनकेव में एक तरफ, फिर कॉन्वेक्स में दूसरी ओर। तो कॉनकेव में देखा जाए कैसे रे डायग्राम अगर खींचेंगे तो इसको समझ लेना है। जैसे कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो यहाँ सामने है, धंसा हुआ है, केव यानी गुफा। अच्छा, ये बीच से मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये जिस गोला का बना होगा उस गोला का क्या कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ना। इसको हम लोग इस सेंटर को सी से डिनोट करेंगे, इस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो मेरा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या होता है, पोल, और ये जो लाइन है ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये सब जान रहे हम लोग। अब एक चीज़ देखा जाए, सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पर कोई भी एक रे अगर आता है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक सेकेंड, हाँ, ये कोई क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बिंदुवत एक छोटा सा कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना। अच्छा, ये सी क्या है, सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है। अच्छा ठीक, ये तो सी है। अच्छा अभी ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक। अब एक चीज़ देखा जाए, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से कोई भी रे ऐसे निकलेगा तो निकल करके जा करके इससे तो टकराएगा। मान लिया जाए ऐसे यहाँ पर है, यहाँ से जा करके कोई रे इससे क्या हुआ, टकराया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जिस भी जहाँ पर भी टकराता है पहले इंसिडेंट रे, हमको वहाँ पर एक नॉर्मल खींचना होता है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर, जरा दिमाग लगाया जाए। कर्व सरफेस है, ये एक पूरा का पूरा स्फेरिकल पार्ट का टुकड़ा है ना। तो अगर इसका स्फेयर का जो रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से हम लोग अगर सीधा मिला दे सेंटर से, सीधा मिला दे कहाँ से, सेंटर से, तो देखा जाए जरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे, बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर से हम लोग इस पॉइंट को सीधा लगाए, तो जैसे ही यहाँ पर ये किए तो ये मेरा क्या कहला गया, ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये मेरा नॉर्मल कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस, ये रेडियस कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। कर्व सरफेस पर यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन खींचे हैं, ये जो क्या है, रेडियस है, ये रेडियस मेरा यहाँ पर इस सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो है क्या कहते हैं, इसका अगर हम लोग सेंटर से जो यहाँ तक लाइन खींचेंगे, ये लाइन मेरा क्या होगा, नॉर्मल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल, हाँ। ऐसे नॉर्मल का हम लोग ड्रॉ कर लिया, अच्छे से पूरा सीधा ही होना चाहिए, ऐसे सीधा नॉर्मल, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ये इंसिडेंट रे, इस रेडियस को ही हम लोग नॉर्मल कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, इसी वजह से। अच्छा ठीक, तो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा ठीक है, तो ये जितना एंगल बना करके यहाँ से आया है, तो अब इधर जो आ जाएगा तो इधर भी तो मेरा क्या होना चाहिए, एंगल उतना ही होना चाहिए कि नहीं, जितना आई है उतने के बराबर का एंगल। तो उतनी का बराबर का एंगल नॉर्मल के साथ बनाना है, तो क्या ये इसको इधर भागेगा, क्या ये इधर भागेगा, तो नॉर्मल के साथ एंगल कैसे बनाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तब जा कर के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गया है मेरा, बराबर दोनों। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्या, अच्छा इसको भी हम मिटा करके थोड़ा सा लायक बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पर, और ये जब इधर आया तो ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है ना। अच्छा ठीक, तो एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, बराबर। इसीलिए यहाँ से रे जाएगा तो टकरा करके क्या होगा, इधर लौटेगा, उधर नहीं भागेगा। यहाँ से जब रे भेजेंगे तो टकरा के उधर नहीं भागेगा, इधर भागेगा तो नॉर्मल के साथ कैसे एंगल बनाएगा, हाँ। हमको यहाँ पे नॉर्मल जहाँ टकराया वहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, फिर उसके बाद इधर नॉर्मल के इधर ऐसे लेना होगा, ठीक है। तो ये सब एक तरीका हुआ कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर क्या होना है, एंगल आर होना है।
ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे ये क्या है, नॉर्मल, और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ना। अब हम लोग जो है इसके बाद अब कन्वेक्स मिरर पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग कन्वेक्स के लिए सेम टू सेम ऐसे ही सीखते हैं कि कैसे कैसे खींचेंगे रे डायग्राम, ठीक है। अच्छा, तो ये देखा जाए कि ये मेरा इस तरीके से क्या हो गया, ये कन्वेक्स है, इसका रिफ्लेक्टिंग फेस ऐसे उठा हुआ है, ठीक। अच्छा, इसमें इस साइड जो है वो क्या होगा, ऐसे सिल्वर्ड किया हुआ होगा ना। अच्छा, ये इस तरीके से क्या है, सिल्वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंटर की बात करें तो इसका तो सेंटर मेरा किधर होगा, पीछे ना। इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, यहाँ पीछे होगा। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर मेरा क्या है, पोल है। अच्छा, ठीक, चला जाए। अब देखते हैं इसमें अगर हमको रे डायग्राम खींचना है तो किसी भी तरीके का खींच सकते हैं। यहाँ से एक ऐसे भेजेंगे तो वाला भी, चाहते तो यहाँ से पैरेलल खींच करके वो भी भेज सकते थे, तो कोई सा भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रे निकला, मान लो यहाँ से रे गया और जाकर वहाँ पर टकराया, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पर टकराएगा तो सबसे पहले हमको वहाँ पर क्या खींचना होगा, एक नॉर्मल खींचना होगा। तो नॉर्मल, इस कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल खींचने के लिए, परपेंडिकुलर खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सेंटर से मिलाना पड़ेगा, तभी ना ये मेरा क्या होगा, रेडियस। जो रेडियस होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस हमेशा कर्व सरफेस के पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या खींच लिए, नॉर्मल खींच लिए। ये इसका नाम क्या होगा, ये नॉर्मल, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ही है, रेडियस ही मेरा कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद सोचेंगे कि अच्छा रे जाएगा कहाँ। तो हम लोग तो जानते हैं कि जितना ये मेरा इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल है मेरा क्या, आई ना। ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये मेरा क्या है, एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ के बाद रे को तो रिफ्लेक्ट होकर के जाना है, किधर जाएगा रे रिफ्लेक्ट होकर के, वो कैसे सोचेंगे तो देखा जाए। कैसे सोचेंगे तो यही हमको सीखना है कि यहाँ से टकराने के बाद किधर जाएगा, ये हमको सोचना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से टकरा के नीचे ही आ जाएगा, क्या नहीं, नीचे नहीं आएगा। कैसे नीचे नहीं आएगा, देखा जाए, यहाँ पे हम साबित कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये रे गया, यहाँ से टकराने के बाद अब रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मल के साथ एंगल बना के ना रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, अगर ये इधर चला जाएगा तब, ये इधर चला जाएगा तब तो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना लेगा, नहीं, इसको यहाँ से जाके इधर कहीं भागना पड़ेगा ना, और जिधर भी भागेगा ये नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा यहाँ पर जितना कि ये क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे को भी बनाना पड़ेगा। यानी कि इधर उतना ही एंगल बनना चाहिए, उधर क्या होना चाहिए, उतना ही एंगल बनना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये करीब कुछ ऐसे भागेगा, नहीं, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया ना, ये टकराने के बाद जब उधर भागेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे मेरा नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना कि क्या, ये एंगल ऑफ, ये मेरा इंसिडेंट रे बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए सोच करके ध्यान रखना है कि बीच में पहले जहाँ भी इंसिडेंट रे जाएगा वहाँ पे हमको नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट रे है तो दूसरे तरफ हमको रिफ्लेक्ट रे को रखना है हमेशा। नॉर्मल के एक साइड अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड ही हमको रखना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्लियरली हम लोग डिनोट कर सकेंगे। इसलिए समझदारी से ध्यान रखना है कि टकराया तो किधर भागेगा। यहाँ पे देखो टकराया तो क्यों इधर भागा, क्योंकि नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे, दूसरे तरफ क्या है,
रिफ्लेक्टेड रे। ये सब चीज़ को बारीकी से समझना है। यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा ना। तो ये हेडिंग दे करके इसको भी नोट डाउन कर लेना है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो टोटल का टोटल एकदम इसी तरीके से है कि इसका एक बेहतरीन सा नोट्स भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इसमें अलग से कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। प्लेन मिरर में भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ ड्रॉ करना सीखे। उसमें भी इंसिडेंट रे एक तरफ था, एक तरफ ये एक तरफ रिफ्लेक्टेड रे था और बीच में नॉर्मल था। हमेशा बीच में ही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में ही नॉर्मल रहेगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में ही नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बताते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जो कि जिन भी बच्चों का 11th में वेक्टर अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है बेहतरीन ढंग से, उसी को अभी आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। जिसको नहीं पढ़ा हुआ है वो अब यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित, वेक्टर को मिक्स करके, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है यू आई, यूनिट वेक्टर है किस दिशा में, इंसिडेंट रे के दिशा में, ठीक। यू आर हो गया यूनिट वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे के दिशा में, और यू एन है यूनिट वेक्टर नॉर्मल के दिशा में, ठीक है। तो पता करना है कि यू आई क्रॉस यू आर, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, यू एन के साथ, यानी कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल के साथ। तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि इतना बराबर वाट। यही है मेरा क्या क्वेश्चन, ना बराबर वाट। तो यही चीज़ मेरा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको डील करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखा जाए जरा कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहली बात तो हम बतला देना चाहेंगे कि अगर कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर है दोनों के बीच अगर मान लिया जाए 90 डिग्री एंगल हो, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आता है याद है अगर, तभी ये बनेगा ए बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 डिग्री। तो ए बी कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये टोटल को टर्म को क्या कर देगा 0। यानी ये ध्यान रखना है कि दो वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और एक बात, एक कॉन्सेप्ट का इसमें काम है, वो क्या काम है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो भी एंगल हो, अगर इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि ए क्रॉस क्या बी करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ए बी साइन थीटा तो आएगा, लेकिन ये किस दिशा में आएगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा आएगा, लेकिन किस दिशा में आएगा, पहले है वेक्टर ए फिर है क्या वेक्टर बी। तो हमको वेक्टर ए पे हाथ रख करके बी की तरफ घुमाना होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। पहले ए लिखा हुआ तो ए पे हाथ रखे और उसके बाद बी की तरफ घुमाए, तो ये मेरा अंगूठा क्या हुआ, दे दिया किसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, और ए क्रॉस बी मेरा क्या होगा, इस दिशा में होगा किधर। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये मेरा वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पर भी क्या परपेंडिकुलर, पूरा का पूरा इस प्लेन पर क्या है, एकदम सीधा का सीधा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को अगर ये सब चीज़ नहीं मालूम है तो मेरा प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक वेक्टर फॉर क्लास 12 उसका वीडियोस वगैरह को देख लेना है, ठीक है। हाँ, उसमें प्लेलिस्ट में होगा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 12th, उसमें होगा बेसिक वेक्टर, ठीक है। तो उसका वीडियो को जा कर के देख लेना है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है उसको और अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे इलिब्रेट करते देखते हैं ज़रा सा, उसके बाद इसको यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर देंगे। ये जैसे मान लिया जाए ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इस दिशा में है यूनिट वेक्टर यू आई, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, यूनिट वेक्टर इस दिशा में है यू आर।
अच्छा यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल है, इस दिशा में क्या है मेरा है, इस दिशा में ये जो नॉर्मल है मान लिया जाए ये क्या है, यू एन, यूनिट वेक्टर क्या है, यू एन है, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, पहले तो यू आई और यू आर का क्रॉस करेंगे, वो देखते हैं पहले क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी यू आई और यू आर का क्रॉस करेंगे, यू आई का और यू आर का, तो हम लोग जानते हैं एक बात, अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट परपेंडिकुलर हो जाता है। किस पर परपेंडिकुलर होता है, पूरा का पूरा प्लेन पर, सतह पर ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए और बी दोनों का अगर करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, वो क्रॉस प्रोडक्ट इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर ना। हमेशा याद रखना है कि अगर ए और बी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो जाहिर सी बात है यू आई और यू आर है, जब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट तो मेरा ऐसे परपेंडिकुलर आएगा ना। अच्छा करके भी दिखा देते हैं, जैसे ये वेक्टर है तो हम लोग को अगर क्रॉस करना हो इसका और इसका, तो एक काम करते हैं, दोनों के बीच एंगल अच्छे से बनाने के लिए हम लोग किसी वेक्टर को चाहें तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किए, इस वेक्टर को ऐसे आगे शिफ्ट कर लिए, यहाँ पर नहीं है ये वेक्टर, अब ये वेक्टर यहाँ चला आया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, अब वेक्टर कहाँ चलाया, वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चलाया, ठीक है। दोनों के बीच ये एंगल होगा। अब हमको क्या करना है, क्रॉस करना है, किसका किसका क्रॉस करना है भाई, पहले यू आई और यू आर का क्रॉस करना है। तो जैसे ही क्या करेंगे, यू आई पे हाथ रख के यू आर की तरफ घुमाएंगे, ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, इधर होगा मेरा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट किसका किसका है, यू आई और यू आर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये रिजल्ट है, इसको हमको क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट को, इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट करना है किसके साथ, यू एन के साथ, किसके साथ, यू एन के साथ। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेरा यू एन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री नहीं एंगल बना रहा है, प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये मेरा एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 90 डिग्री है। तो हम लोग को पता है कि इसके और इसके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से यू आई और यू एन का क्रॉस किए तो ये मेरा क्या, इधर आया परपेंडिकुलर, और इसका इसका और इसके साथ जब डॉट करेंगे तो ये और ये दोनों के बीच चूंकि 90 डिग्री का एंगल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अच्छा अगर चाहते तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, इसको लाइन को अगर नहीं खींचते, इस लाइन को अगर नहीं खींचते तो भी हम लोग क्या कर सकते थे, तब भी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर मान लो इसको नहीं भी खींच रहे हैं तब भी इतना तो समझ है हम लोगों को कि अगर यू आई और यू आर है, इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जब क्रॉस करेंगे तो सरफेस पे परपेंडिकुलर तो होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है, पर पूरा प्लेने पे परपेंडिकुलर होता है, और ठीक है परपेंडिकुलर है। तो फिर ये इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका रिजल्ट क्या दे देगा, 0, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल क्या है मेरा, 90 डिग्री है। तो वेक्टर का 90 डिग्री एंगल होता है तो वो 0 रिजल्ट देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यू आई क्रॉस यू आर डॉट डॉट यू एन बराबर क्या, 0 आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित टॉपिक सब क्लास 11th में वेक्टर में बहुत ज़्यादा ये सब डिस्कस किया हुआ है। खैर ठीक है, तो बस अब इसी तरीके से इस सबको नोट डाउन कर लेना है, ध्यान में रखना है। और भी होगा तो धीरे धीरे अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको जानेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में साइन कन्वेंशन वगैरह को जानेंगे, ठीक है। तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।